एक बैठक में जो कहते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर एक वक्तव्य देते हैं, उस पर की जा रही है। और ये बड़े दुख की बात है। हम सब जानते हैं कि ये जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था लचर हो गई है, वो स्वयं कमजोर हो गए हैं। और दूसरी तरफ पिछले 85 दिनों में हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी और 140 करोड़ भारतीय वो खड़े हो गए देश प्रेम में, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चुनौती है क्या? इस चुनौती को हम परास्त करेंगे और भारत और मजबूत होके निखर के निकलेगा। लेकिन आप सबको ज्ञात होगा कि एक टूल किट मॉडल विध्वंसक, अराजक, अपरिपक्व, मूर्ख वो राहुल गांधी की उपज है। और कल इसी तरह से एक नई टूल किट बाया फूल किड, एक नई टूल किट बाया फूल किड सामने आई। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये जो सरकार है जो मजबूती से देश की जनता की सेवा कर रही है, वो 1 साल में गिर जाएगी। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, भस्मासुर राहुल गांधी, हमें नहीं पता था कि भस्मासुर अब एक ज्योतिष भी बन जाएंगे। वो एक दुग्गल साहब का कैरेक्टर होता था। वो रोज सुबह उठता था, उसको कुछ नया चाहिए होता था। तो ये जो नकली गांडी है, ये भारतीय राजनीति के भस्मासुर तो है ही, हम सब जानते हैं। लेकिन अब ये ज्योतिष भी बन गए हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी स्पष्टता से एक बात कहूंगा, अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। एड़ी चोटी का जोर तुम भी लगा लो, और हमने भी ठानी है कि भारत को आगे लेके जाना है। ये जो बात कही गई, ये टूल किट बाय अ फूल किड क्यों है? अपरिपक्व राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, 55-56 साल की उम्र में परिपक्वता ना आए, ठहराव ना आए, संयम ना आए, तो क्या कहा जा सकता है? लेकिन यह चिंताजनक इसलिए है कि यह अराजकता फैलाने के लिए इस समय में बयान दिया गया है। दूसरा बड़ा संदेश, अगर लोकतांत्रिक तरीके से मैं सत्ता में नहीं आ पाऊंगा तो मैं लोकतंत्र को, पूरी प्रणाली को ही समाप्त कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय द वेरी सिस्टम दैट हैज मेड मी द एलओपी। और तीसरी बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी इस मंच से उठा रही है, लेकिन 140 करोड़ की जनता पूछ रही है, राहुल जी भारत से इतनी नफरत क्यों? विदेशी धरती पे जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत में, कहते हैं।
देश के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार बुला देते हैं। यह नफरत क्यों? क्या विपक्ष में रह के नेता प्रतिपक्ष देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और जब देश को हर नागरिक की जरूरत है, तो क्या राहुल गांधी आप अपने नागरिक होने के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं? अच्छा, सिटीजनशिप, अच्छा एक और सिटीजनशिप भी है, वो भी मामला चल रहा है। हो सकता है कि चीन का जो एमओयू किया था उसकी मजबूरियां हो। बड़ी स्पष्टता से एक बात कहेंगे, ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि दुख होता है कि नेता प्रतिपक्ष केवल भारत को कमजोर करने का कार्य करता है, और जनता के लिए जो जनता जानती है, यह सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है, और अंगद के पांव की तरह है। 100 राहुल गांधी भी आ जाए तो हिला नहीं पाएंगे। यह बात जान लीजिए आप। गिरने की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, गिरे तो आप हैं लोगों की नजरों में, और अभी और गिरना बाकी है। राहुल गांधी अभी और गिरेंगे लोगों की नजरों में। आपने भविष्यवाणी करी तो जो जनता से हम लोगों को फीडबैक आता है, हम भी कुछ कह देते हैं। अभी बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस भी 2 फाड़ होगी, कांग्रेस भी टूटेगी, और नकली गैंडी का गुरूर भी टूटेगा। पहली बात। दूसरा, जो कांग्रेस के नेता है वो भी सहमत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह के भारत विरोधी अराजक बयान दे। और देखिएगा, इस नकली गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ही विद्रोह होगा, यह भी जान लीजिए। और तीसरी बड़ी बात, जिसको देश की मिट्टी से मोहब्बत होती है, वो अपने देश में रह के हर चुनौती का सामना करता है, लेकिन जिसकी रगों में ही देश विरोध हो, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर नकली गांधी परिवार का विरोध होगा तो ये विदेशी धरती पर होंगे और भाग जाएंगे भारत छोड़कर। ये बात बिल्कुल स्पष्टता से मैं बता दूंगा। मैं ये जरूर बात कहना चाहता हूं, इसी से जुड़ी हम देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी का भी एक आज एक्सपोस्ट आया और खड़गे जी का भी एक एक्सपोस्ट आया। वैश्विक चुनौती में चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो विपक्षी पार्टी से हो, देश के साथ तो खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। खड़गे जी जो बात कह रहे हैं, खड़गे जी ने आज बोला, ये जो तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और उन्होंने कुछ आंकड़े दिए। तो सबसे पहले तो आज राहुल गांधी और खड़गे जी को उत्तर देना चाहिए। राहुल गांधी जी, इस वैश्विक संकट में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, महंगाई पूरे विश्व में बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से। मलेशिया में 56% महंगाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे कोई तुलना भी नहीं है भारत की। यूएई 52% महंगाई बढ़ी है, ये पिछले 80 दिन का आंकड़ा दे रहा हूं। अमेरिका में 45%,
फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22% और भारत में 4%। ये पहला जो आंकड़ा दिया है, पहला आंकड़ा राहुल गांधी, ये आपके लिए है, ये बताने के लिए हमारी भारत माता को कोसो मत, बहुत मजबूती से खड़े हैं। एंड विद और विदाउट यू, विद और विदाउट राहुल गांधी, द नेशन will progress further. We have the might and the support of 1.4 billion Indians. दूसरा, तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%। और ये मैं आज का जो आंकड़ा है उसको जोड़ के बता रहा हूं। कहां 58%, 46%, ये सारे आंकड़े और भी हैं, और भारत में 5%। ये क्या दिखाता है? आप याद करिए, सबसे पहले करीब 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है। सच्चाई नंबर 1, क्योंकि मंशा यह थी कि आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सरकार वो ठोस कदम उठाती रही जो भारत की जनता के हित में थे। ऑयल कंपनीज ने नुकसान सहना स्वीकार किया, आम जनता को पीड़ा हो ये वो नहीं चाहते थे। ये भी सच्चाई है, आज 75 दिन के बाद भी क्या पेट्रोल डीजल बाजार में मिल नहीं रहा है? मिल रहा है। गैस, पूरे विश्व में संकट है, लेकिन भारत में गैस, डोमेस्टिक गैस खासकर हमारी प्राथमिकता है और उपलब्ध है। यह बात राहुल गांधी और खड़गे जी को क्या दिखाई नहीं देती है? दिखनी चाहिए। नफरत में अंधे होना सही बात नहीं है। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं इस पे जरूर ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, और यह बात उठनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का चरित्र यह है, जब युद्ध की शुरुआत हुई तो एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी को चाहिए जो अपील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से करी उसका स्वागत करे और कहें कि हम भी करेंगे पालन, ये देश हित में है। राजनीति के लिए और विषय मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। एक तस्वीर आई कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से, गैस खत्म होने जा रही है, जल्दी से ले लो, कतार लग गई हैं। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो ये ट्वीट डिलीट हो गया, और ये तस्वीर थी कांग्रेस की सरकार की। पहला सवाल, ये फरेब, ये धोखा क्यों? यही तो टूल किट होती है, इसी का तो जिक्र हम कर रहे हैं, ये टूल किट है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब वहां से जहाज बहुत कम देशों के अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच पा रहे थे और भारत के 2 जहाज वहां से निकल गए और भारत की तरफ आ रहे थे, तो पवन खेड़ा पेड़ा वही वाले, हाँ सही, वो लिखते हैं कि ये जो 2 जहाज हैं ये भारत नहीं आएंगे, भारत नहीं आएंगे। लेकिन
ये जहाज तो भारत आ गए। तो ये झूठा प्रचार क्यों? जॉर्ज सोरोस बता रहा था या इलान ओमर बता रही थी कि ये जहाज भारत नहीं आएंगे? ये दूसरा झूठ। ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन झूठ बोला क्यों गया? तो झूठ नंबर 1, झूठ नंबर 2 और तीसरा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं भारत रूस से कच्चे तेल का आयात नहीं कर रहा, दबाव में है। तो डंके की चोट पे एक बात कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा और किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। और आंकड़े ये कहते हैं एनडीए की सरकार में, खासकर पिछले 4-5 सालों में, जो कच्चे तेल का आयात हुआ है ये 30 से 36% तक हुआ है रूस से। 30 से 36%। एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज, कौन बात कर रहा है फोन पे? 30 से 36% आयात हो रहा है रूस से कच्चे तेल का, और यूपीए के समय में यह 1% था। दूसरा, 2026 में सबसे ज्यादा आयात अगर कच्चे तेल का हुआ है किसी भी देश से तो वो रूस से हुआ है। तीसरी बात, 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर्स हमारे देश के बचे हैं जो रूस से कच्चे तेल का आयात हुआ है। चौथी बात, जब रूस से कच्चे तेल के आयात का निर्णय लिया गया था तो किसने विरोध किया था? इसी राहुल गांधी ने किया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। इन तथ्यों पे कोई चादर नहीं डाल सकता, कोई छुपा नहीं सकता। ये वो तथ्य है जो बताते हैं कि ईमानदारी की ताकत क्या होती है। इसके साथ ही दूसरा भाग है इसी प्रेस वार्ता का, यह भी बड़ा अहम है। मोहब्बत की दुकान में केवल सांप्रदायिक सामान, यही है कांग्रेस की पहचान। एक बैठक होती है अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। इस बैठक में राहुल गांधी, नाम अल्पसंख्यक है समिति का, लेकिन बात केवल और केवल मुस्लिम समाज की करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई मुद्दा आए अल्पसंख्यकों से जुड़ा तो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल मत करो, बोलो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। फिर से अराजकता फैलाने की कोशिश, यह भी एक टूल किट है। और अगर आप याद करें, खड़गे जी ने कुछ सप्ताह पहले क्या कहा था? मेरे मुसलमान भाइयों, अगर नमाज भी पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ो। कुरान ये कहती है, हमारी पाक कुरान क्या कहती है सुनिए, कि नमाज छोड़ो, सांप दिखे तो मारो। सांप है बीजेपी आरएसएस, इन्हें मारो। आज राहुल गांधी उसे आगे बढ़ा के कहते हैं अब अल्पसंख्यकों का जो चोला ओढ़े रहते थे वो अब नहीं है, अब सीधा मुस्लिम बोलो। ये हताशा, ये निराशा, घबराए हुए राहुल गांधी अब ये बात कह रहे हैं। और इसी पे कांग्रेसी क्या कह रहे हैं वो भी बता दूं। राशिद अलवी कहते हैं कर्नाटका में तो हमारी सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार है, वहां मुसलमानों के 400 परिवार ऐसे हैं जिनके घर गिरा दिए गए। तो फिर ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? अब आप मुझे बताइए,
जब हम बात कर रहे हैं कि इस चुनौती भरे समय में भारत के साथ खड़े हो जाइए, अपना अपना योगदान पूरा करिए, उस वक्त राहुल गांधी को सांप्रदायिक राजनीति दिखाई दे रही है। और यह बहुत चिंताजनक है, बहुत दुख की बात है। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ऐसा बिदक जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष की क्या मर्यादा होनी चाहिए। वो अपनी संविधान की जो शपथ ली है उसे भी भूल जाते हैं। और हमारा कार्य है कि इन मुद्दों को हम उठाते रहें, राहुल गांधी को आईना दिखाते रहें, संविधान याद दिलाते रहें। एंड जैसा मैंने कहा, विद और विदाउट राहुल गांधी भारत आगे बढ़ेगा, मजबूती से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस इशू से रिलेटेड, देन आप पूछ लीजिए। आप अर्थशास्त्र वाले हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, आम लोगों को परेशानी और बढ़ने वाली है। क्या सही मायने में ऐसा होगा कि आम लोग कभी परेशान? देखिए, पिछले 80-85 दिनों से अगर कांग्रेस की प्रेस वार्ता देखिए या उनके बड़े लीडर्स का बयान देखिए, तो उन्होंने कहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, इसलिए कि तेल के दाम बढ़ गए। हम तेल यहाँ पर हमें तकलीफ होने वाली है इसलिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है। तो जिस कंट्री में अभी गौरव भाटिया जी ने नाम लिया कई कंट्रीज का, जहाँ पर तेल के दाम बढ़े हैं पिछले 85 दिन में 21% से लेके 99% तक दाम बढ़ाए गए उन कंट्रीज में, क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत थी? पहले तो ये सवाल उठाना चाहिए उनसे कि आप जिस तरह का आप स्टेटमेंट देते हैं, पहले अपनी समीक्षा कीजिए। दूसरी बात, पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत जो है आज सबसे तेज रफ्तार से इकोनॉमी चल रही है पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। इंक्रीमेंटल जीडीपी जो है पूरे दुनिया का, ग्लोबल जीडीपी का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो उसमें सबसे बड़ा लगभग 20%, 18 पॉइंट कुछ % जो है वो भारत से होता है। तो भारत जो है पूरे दुनिया के जो जीडीपी है उसका ग्रोथ इंजन जो है भारत है, ये बताना चाहता हूं आपको। तीसरी बात जो बड़ी अहम बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है भारत पे बढ़े हैं बहुत मार्जिनली, लेकिन जिस दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और ऐसी कंट्रीज में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने बयान किया था कि चाइना को देखिए, आप जापान को देखिए, जहां पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। आज अभी गौरव जी ने दाम बताया उसके, जो तेल के दाम बढ़े हैं वो वहां पर 47% बढ़े हैं चाइना में, जापान में 21% बढ़े हैं, और ऐसे बहुत सारे। और आप देखिए यूएई में जहां तो भंडार है वहां भी 86% दाम बढ़े हैं, वो डीजल के दाम बढ़े हैं। एक चीज गौरव जी ने कहा, जो महंगाई के बारे में कहा, बेसिकली जो है यो सीपीआई नहीं था, वो जो तेल के दाम पिछले 85 दिन से बढ़े हैं उसका उन्होंने ये किया है, और उससे जो महंगाई पर असर पड़ा है। आज देखिए हमारे भारत, आप जो कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी को अपना समय देखना चाहिए। ऐसे ग्लोबल ऑयल शॉक के बिना वहां पर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होती थी, और अभी इतने शॉक के बावजूद इन्फ्लेशन में जो है वो हमारा भी 4%, जो कि हमारी पॉलिसी है कि 4% ±2। एमपीसी जो है ध्यान रखती है उसका कि इसको इंश्योर करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक कमेटी बनाई आरबीआई की निगरानी में, जो मॉनिटर करती है जो सीपीआई को, मतलब 4% ±2 में होना चाहिए। वो आज पूरे तौर से मेंटेन है। इतने प्रेशर के बावजूद भी जो है महंगाई नहीं बढ़ रही, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास देखना चाहिए कि उनके समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन, जितने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उस वक्त के उठा के देखिए, वो चरमराते मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और पॉलिसी पैरालिसिस थी। और आज तेज चलती हुई अर्थव्यवस्था से दुनिया को जो है सारी जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, और भारत जो है उसमें 6.5-7% का जो एक्सपेक्टेशन है वो आसानी से पूरा करेगा। इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ मिसलीडिंग है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हकीकत उनको ही पता है, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, चाहे समाज को तोड़ने का या समाज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं
जो है नजरिया उनका गलत फैलाने का काम करते हैं। विपक्षी आरोप लगाता है कि आप लोग कहते हैं कि दाम बढ़ा है, लेकिन 42 लाख करोड़ रुपए जब दाम कम था वो कमाया, वो कहाँ गया? आज आप जरा देखिए, ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज है जितनी, वो अब्जॉर्ब कर रही है कितना, हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान जो सरकार को हो रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी कर रही है। अभी गौरव जी ने बताया कि 85 दिनों में हमने बहुत मार्जिनल तेल का दाम बढ़ाया, तो बाकी दिन जो लॉस है वो तो सरकार कर रही है। प्लस आप देखिए जो स्टेबलाइजेशन फंड 1 लाख करोड़ का था उसको भी इस्तेमाल किया, वही उसी में से जो सरचार्ज था उससे निकाल के 1 लाख करोड़ का फंड बनाया था उसको भी इस्तेमाल किया। तीसरी चीज जो है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था, वो इसी पैसे से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम जो गरीब नागरिक है उनके हाथ को मजबूत करके मजबूत बनाना था, पकड़ के मजबूत बनाने का काम किया और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जो पूरे देश में, ये हमारी सरकार ने किया। जो कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा खाया लेकिन कभी देश को मजबूत बनाने का काम नहीं किया। हमने पिछले 11 साल में 12 साल में देश को मजबूत बनाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और देश के नागरिक को मजबूत बनाया। इसीलिए पॉवर्टी लाइन से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मैं एक बात, सबसे पहले जो आंकड़े पेश किए गए, दोनों ऑडियो आ रहा है, हाँ, जो आंकड़े पेश किए गए वो दोनों पे पेश किए गए। ओवरऑल इन्फ्लेशन, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा तेल की कीमतों में विश्व भर में कितनी उछाल आई है, ये दोनों पेश किए गए। लेकिन एक बात जरूर आ रही है और हर कोई ये बात कह रहा है, ये कैसा ढोंग है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। आप कहते हैं कि तेल की कीमत बढ़ा दी है, जब एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई तो यह संवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हटाई। लेकिन वैट लगता है, हम सब जानते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। यह आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जहां दिखे हैं उनसे यह सवाल पूछिएगा। संविधान जेब में रख के घूमने से बुद्धि तक नहीं पहुंचता है। जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279A, पहला सवाल यह है, बहुत चिंता है आपको, सर्वसम्मति से सारे फैसले जीएसटी काउंसिल के अभी तक एक कन्वेंशन बना है, लिए जाते हैं। पेट्रोल डीजल को सहमति दीजिए और जीएसटी काउंसिल में कहिए कि हां जीएसटी में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वैट तेलंगाना में 35.2% पेट्रोल पे, 35.2%, केरला में 30%, ₹1 एडिशनल सेल्स टैक्स, 1% सेस और ₹2 सोशल सिक्योरिटी सेस। कर्नाटका में 29%। ये आंकड़े अब नोट कर लिए, ये वैट है। ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार लगाती है, कम करिए ना थोड़ा सा। राहुल गांधी जी हिम्मत दिखाइए, केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, आप भी घटाइए। और गुजरात में 17.7%, उत्तर प्रदेश में 19.36%, दिल्ली में 19.4% और महाराष्ट्र में 25%। सबसे ज्यादा अगर कहीं वैट है तो वो तेलंगाना में है। ये बात राहुल गांधी को अगर जानकारी नहीं है तो हमारे माध्यम